इंसानी दिमाग सच में मतलब बहुत ही अजीब और जटिल चीज है। एक तरफ ये प्यार और गहरे रिश्ते बनाता है और दूसरी तरफ यही दिमाग सबसे खौफनाक अपराधों की साजिश भी रचता है। बिल्कुल। हाँ। तो सुनने वालों का स्वागत है आज के इस बेहद खास और गहन विश्लेषण में, जहां हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाले हैं जो अक्सर बंद दरवाजों के पीछे छिपी रहती है। आज हमारे पास जो रिसर्च है वो आशीष गुप्ता द्वारा किया गया एक बहुत ही विस्तृत शोध है। आशीष एक लाइफ कोच है, मानव व्यवहार विशेषज्ञ हैं, मनोवैज्ञानिक भी हैं और एक शिक्षक भी। हाँ, और उनका ये जो शोध है ना, ये मुख्य रूप से क्रिमिनल साइकोलॉजी यानी आपराधिक मनोविज्ञान, हमारी न्याय प्रणाली की खामियों और इंसानी रिश्तों की उलझनों पर आधारित है। बिल्कुल। और आज की इस विस्तृत चर्चा का मिशन भी यही है कि हम एक अपराध के होने से लेकर न्याय मिलने या न्याय के रास्ते से भटक जाने तक कि पूरे सफर को समझे। सही कहा। लेकिन देखिए, इस चर्चा की गहराइयों में जाने से पहले सुनने वालों के लिए ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि इस शोध में कुछ बहुत ही संवेदनशील मुद्दे उठाए गए हैं। हाँ, ये स्पष्टीकरण वाकई बहुत जरूरी है। इस रिसर्च के अंदर भारतीय न्याय प्रणाली, पुलिस की जांच और कानूनों के संभावित दुरुपयोग को लेकर लेखक के कुछ बहुत ही कड़े, बेबाक और व्यक्तिगत विचार हैं। विशेष रूप से पुरुषों के खिलाफ होने वाले कानूनी पक्षपात और झूठे मुकदमों पर उन्होंने अपनी बात बहुत मजबूती से रखी है। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हमारा उद्देश्य किसी भी विचारधारा या पक्ष का समर्थन या विरोध करना बिल्कुल नहीं है। एकदम नहीं। हम यहाँ पूरी तरह से तटस्थ हैं। हमारा काम केवल लेखक आशीष गुप्ता के उन व्यक्तिगत विचारों और उनके शोध को बिना किसी पक्षपात के श्रोताओं के सामने रखना है। बिल्कुल, एक निष्पक्ष आईने की तरह। ठीक है, आइए इसे गहराई से समझते हैं। लेखक आशीष गुप्ता ने अपने शोध की शुरुआत कोई हवाई बातों से नहीं की है, बल्कि उन्होंने भारत और दुनिया भर के कई खौफनाक अपराधों का गहराई से अध्ययन किया है। उन्होंने विशेष रूप से ऑनर किलिंग, प्रेम प्रसंगों से जुड़े अपराध, जहर देने के मामलों और पति पत्नी के बीच होने वाले हिंसक अपराधों का जिक्र किया है। हाँ, और इन सभी मशहूर मामलों का अध्ययन करते हुए उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पैटर्न को उजागर किया है। वो अदृश्य होने वाला पैटर्न ना? Exactly। लेखक का कहना है कि जब कोई भी इंसान अपराध करता है तो उसके दिमाग में एक भ्रम होता है। उसे लगता है कि अगर अपराध करते समय उसे किसी ने अपनी आंखों से नहीं देखा है तो वो आसानी से बच निकलेगा। मतलब वो खुद को उस पल के लिए पूरी तरह से अदृश्य या इनविजिबल मान लेता है। हाँ, और यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो है इस अदृश्य होने के भ्रम का टूटना, वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक तौर पर। क्योंकि अपराधी जब अकेले में अपराध कर रहा होता है तो उसे लगता है कि स्थिति उसके कंट्रोल में है, लेकिन विज्ञान कहता है कि इंसान कोई मशीन नहीं है। बिल्कुल। अपराध करते समय शरीर में एड्रेनालिन का स्तर अचानक बहुत तेजी से बढ़ जाता है। इस स्ट्रेस और डर में इंसान का अपने शरीर और दिमाग पर से कंट्रोल हटने लगता है, पसीना आने लगता है। हाँ, हाथ काम सकते हैं, वो जल्दबाजी में कोई सामान छोड़ सकता है या अनजाने में फिंगरप्रिंट छोड़ सकता है। मतलब कोई ना कोई गलती तो होगी ही। बिल्कुल। अगर पुलिस और जांच एजेंसियां पूरी लगन और वैज्ञानिक तरीके से काम करें तो सबसे चतुर अपराधी भी कोई ना कोई सुराग छोड़ ही देता है। कोई भी अपराध कभी भी 100% परफेक्ट नहीं होता। लेकिन जरा सोचिए, क्या हर बार विज्ञान जीतता है? मतलब हमने तो अपने समाज में कई ऐसे मामले देखे हैं जहां सबूतों के बावजूद अपराधी साफ बच निकलते हैं। हाँ, केस सालों साल फाइलों में पड़े रहते हैं। तो क्या विज्ञान की भी कोई अपनी सीमा है या असली चूक कहीं और होती है? इस पर लेखक क्या कहते हैं? लेखक ने ठीक इसी धरती रग पर हाथ रखा है। विज्ञान की कोई सीमा नहीं है, सीमा इंसानी लापरवाही की है। गलती हुई बर्फ की तरह होते हैं। अगर जांचकर्ताओं ने समय पर उसे नहीं संभाला, क्राइम सीन को सुरक्षित नहीं किया, तो सबूत पानी बनकर हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। और जब सबूत ही नष्ट हो जाएंगे तो दुनिया की कोई भी फोरेंसिक तकनीक कुछ नहीं कर पाएगी। बिल्कुल कुछ नहीं। ये पिघलती बर्फ वाला उदाहरण वाकई इस स्थिति की गंभीरता को समझाता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जिम्मेदारी सिर्फ एक व्यक्ति की तो नहीं हो सकती ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेखक ने न्याय प्रणाली की जांच प्रक्रिया के 3 सबसे प्रमुख स्तंभों की भूमिका को सबसे महत्वपूर्ण बताया है। वो 3 स्तंभ कौन से हैं? पहला, पुलिस जांचकर्ता जो सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचते हैं। दूसरा, फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी यानी FSL के विशेषज्ञ। और तीसरा, पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सा अधिकारी। मतलब पूरी जांच इन्हीं तीनों के कंधों पे टिकी है।
हाँ, और लेखक इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि इनका काम पूरी तरह से वैज्ञानिक, निष्पक्ष और पेशेवर होना चाहिए, क्योंकि एफएसएल सिर्फ एक लैब नहीं है। हाँ, ये वो जगह है जहां अपराधी की छोटी सी गलती, जैसे एक गिरा हुआ बाल या पसीने की एक बूंद, चीख चीख कर सच बोलती है। और पोस्टमार्टम भी तो कोई सामान्य मेडिकल प्रक्रिया नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये उस इंसान की आखिरी कहानी पढ़ने का तरीका है जो अब खुद कुछ नहीं बोल सकता। सही बात है। अगर किसी डॉक्टर की लापरवाही के कारण गर्दन की कोई बारीक चोट नजरअंदाज हो गई तो हत्या को कागजों पर आत्महत्या मान लिया जाएगा। हाँ, और इन तीनों विभागों की एक छोटी सी चूक असली मुजरिम को हमेशा के लिए आजाद कर सकती है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि लेखक सिर्फ अज्ञानता या लापरवाही तक ही सीमित नहीं रहते। उन्होंने अपनी रिसर्च में बहुत स्पष्ट शब्दों में भ्रष्टाचार और सामाजिक असमानता के दीमक का भी जिक्र किया है। हाँ, जो इस व्यवस्था को खोखला कर रहा है। बिल्कुल। उन्होंने लिखा है कि पुलिस और संबंधित विभागों में भ्रष्टाचार को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। उनका सीधा सवाल है कि क्या आज हमारा न्याय इस बात पर निर्भर हो गया है कि किसी की सामाजिक स्थिति क्या है या उसके बैंक खाते में कितने पैसे हैं। एग्जैक्टली। अक्सर देखा जाता है कि रिश्वतखोरी के कारण गरीब और बेसहारा लोगों की सुनवाई ही नहीं होती। लेखक तर्क देते हैं कि जांच अमीर की हो या गरीब की, गंभीरता में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। और ये भ्रष्टाचार किसी भी समाज के लिए एक कैंसर की तरह है। जब हम इसका विश्लेषण करते हैं तो समझ आता है कि न्याय प्रक्रिया में भ्रष्टाचार सिर्फ एक अपराध नहीं है, ये समाज के लिए दोहरे खतरे पैदा करता है। दोहरे खतरे कैसे? पहला खतरा तो यह है कि रिश्वत देकर असली अपराधी समाज में खुलेआम घूमने लगता है। वो निडर हो जाता है और बाकी लोगों के लिए खतरा बन जाता है। और दूसरा खतरा? दूसरा खतरा इससे भी भयानक है। एक निर्दोष इंसान का झूठे आरोपों में फंसकर जेल की सलाखों के पीछे अन्याय सहना। बाप रे, ये तो सच में बहुत डरावना है। आशीष गुप्ता के अनुसार न्याय प्राप्त करना और सम्मानपूर्वक जीना भारत के हर नागरिक की खुशी को परिभाषित करता है। जब व्यवस्था भ्रष्ट होती है तो समाज में कानून के प्रति अविश्वास पैदा हो जाता है। और ये अविश्वास ही वो बिंदु है जहां से लेखक की रिसर्च एक बहुत ही संवेदनशील और ज्वलन दिशा में मुड़ जाती है। हमने शुरुआत में जिस बात का जिक्र किया था, अब हम उसी पर आते हैं। हाँ, वो जो कानूनी पक्षपात वाली बात है। बिल्कुल। आशीष गुप्ता ने अपने शोध में आधुनिक समाज और भारतीय कानूनी प्रणाली के बारे में कुछ बेहद कड़े और अपने व्यक्तिगत अनुभव से उपजे विचार रखे हैं। उनका स्पष्ट रूप से मानना है कि वर्तमान भारतीय कानूनी प्रणाली पुरुषों के प्रति बहुत अधिक पक्षपाती और संवेदनहीन है। उनका दावा है कि जब कोई महिला किसी पुरुष के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराती है तो पुलिस बिना जांच किए पहले एफआईआर दर्ज कर लेती है और जांच बहुत बाद में शुरू होती है। सही कहा। इस पूरी प्रक्रिया में एक पुरुष को जो मानसिक आघात और बदनामी झेलनी पड़ती है, उसकी भरपाई कोई अदालत नहीं कर सकती। इसी बात को और गहराई से रखते हुए लेखक ने यह भी दावा किया है कि महिलाएं आमतौर पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों का दुरुपयोग करती हैं। उन्होंने इसे भारतीय कानूनी प्रणाली का सबसे काला हिस्सा बताया है। और ये केवल कोई भारी ऑब्जर्वेशन नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। लेखक ने अपने शोध में एक बहुत ही व्यक्तिगत और पीड़ादायक बात भी साझा की है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि मुझ जैसे निर्दोष पुरुष इन मामलों के कारण झूठे फंसाए जाते हैं। मतलब ये उनका अपना व्यक्तिगत अनुभव है। हाँ, जिसने उन्हें ये शोध करने के लिए प्रेरित किया। उनके अनुसार एक एफआईआर सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, वो एक इंसान का करियर, परिवार और आत्मसम्मान रातों रात खत्म कर सकती है। ये वाकई बहुत ही गंभीर आरोप है और बात सिर्फ कानूनी पक्षपात तक नहीं रुकती। लेखक ने आधुनिक रिश्तों और शादी से पहले के संबंधों को लेकर भी अपने विचार बड़ी बेबाकी से व्यक्त किए हैं। उन्होंने महिलाओं की मंशा पर सवाल उठाते हुए ये तर्क दिया है कि अगर किसी महिला का अंतिम उद्देश्य केवल शादी करना ही है तो फिर वह शादी से पहले किसी पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए संपर्क में क्यों आती है। ये उनके रिसर्च का एक बहुत ही सीधा सवाल है। हाँ, उनका मानना है कि अगर लड़कियां सच में शादी करना चाहती हैं तो उन्हें सीधे माता पिता से बात करनी चाहिए या किसी भी परिस्थिति में शादी से पहले शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। ये पूरी तरह से लेखक का अपना नजरिया है, लेकिन ये सवाल उठाता है कि आखिर एक मनोवैज्ञानिक और लाइफ कोच इस तरह के कड़े विचार क्यों रख रहा है। इन बातों से वह साबित क्या करना चाहते हैं?
अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें तो लेखक के इन सभी कड़े विचारों, उनके व्यक्तिगत दावों और शिकायतों के पीछे एक बहुत ही मजबूत सिद्धांत काम कर रहा है। वो सिद्धांत क्या है? वो है दोषियों को सजा दो लेकिन निर्दोषों की रक्षा करो। लेखक का मूल उद्देश्य किसी एक वर्ग को नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि कानूनों का दुरुपयोग किसी भी कीमत पर ना हो। मतलब कानून का इस्तेमाल हथियार की तरह ना हो। एग्जैक्टली। एक आदर्श न्याय प्रणाली का काम पीड़ितों की रक्षा करना है, पर साथ ही ये भी दायित्व है कि वो निर्दोषों को झूठे आरोपों से बचाए। इसीलिए लेखक बार बार जोर देते हैं कि पहले निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और एफआईआर उसके बाद दर्ज होनी चाहिए, ताकि कोई आपसी रंजिश का शिकार ना बने। हाँ, कानून बदले की भावना का टूल नहीं बनना चाहिए। ये संतुलन बनाना ही शायद सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन क्योंकि आशीष गुप्ता सिर्फ शोधकर्ता नहीं है, वो एक लाइफ कोच भी हैं, तो वो इस चर्चा को सिर्फ समस्याओं पर खत्म नहीं करते। बिल्कुल, उन्होंने समाधान पर भी बहुत काम किया है। हाँ, उन्होंने विचार किया है कि ये झूठे मामले और कानूनी लड़ाइयाँ शुरू कहाँ से होती हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले समाज में असल में क्या टूट रहा होता है। उनका शोध बताता है कि कई बड़े अपराधों की जड़ें गहरे भावनात्मक टकरावों, छोटी गलतफहमियों और टूटते रिश्तों में होती हैं। और ये एक शिक्षक और लाइफ कोच के रूप में उनका सबसे बड़ा योगदान है इस रिसर्च में। उनका मानना है कि हम हर घर के बाहर पुलिस नहीं बिठा सकते। सही बात है। अगर हमें अपराध कम करने हैं तो हमें रिश्तों में जिम्मेदारी लानी होगी। युवाओं के लिए उनकी सलाह बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि युवाओं को भावनात्मक परिपक्वता यानी इमोशनल मैच्योरिटी विकसित करने की सख्त जरूरत है। इमोशनल मैच्योरिटी को वो कैसे समझाते हैं? वैसे ऐसे समझाते हैं कि किसी तीव्र गुस्से या धोखे के एहसास और उस पर प्रतिक्रिया देने के बीच का जो छोटा सा ठहराव है, वही परिपक्वता है। वाह, ये बहुत गहरी बात है। इसके अलावा रिश्तों में स्पष्ट संचार और सम्मान होना बहुत जरूरी है। आज युवा बहुत आवेगी होकर बिना परिणाम सोचे फैसले ले लेते हैं, जो बाद में विवादों या झूठे मुकदमों का रूप ले लेते हैं। यह ठहराव और संवाद वाकई जिंदगियां बचा सकता है। लेकिन लेखक ये भी कहते हैं कि ये सब सीखने की जिम्मेदारी सिर्फ युवाओं पर नहीं डाली जा सकती। बिल्कुल, ये पूरे समाज का दायित्व है। हमारा समाज अक्सर युवाओं को उनके हाल पर छोड़ देता है और गलती करने पर सजा देने के लिए तैयार रहता है। समाज को युवा पीढ़ी का सही मार्गदर्शन करना चाहिए, उन्हें आवेगी फैसलों से बचाना चाहिए। हाँ, तो इस सब का असल में क्या मतलब है? अगर हम इन तमाम कानूनी पेचीदगियों और विज्ञान से बाहर आकर देखें तो लेखक का अंतिम लक्ष्य क्या है? लेखक का अंतिम लक्ष्य 4 बहुत सीधे स्तंभों पर टिका है। पहला, कोई भी निर्दोष व्यक्ति झूठे आरोपों के कारण परेशान न हो। दूसरा, कोई अपराधी अपनी चालाकी या रसूख से सजा से न बचे। तीसरा, कानून की आंखों पर बंधी पट्टी सच में निष्पक्षता की प्रतीक हो, जो पुरुषों और महिलाओं दोनों की समान रूप से रक्षा करे, बिना किसी लैंगिक पूर्वाग्रह के। हाँ, और चौथा, पुलिस की हर जांच पूरी तरह से ईमानदार और वैज्ञानिक हो। मतलब न्याय प्रणाली सिर्फ सजा देने की मशीन नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये पूरे समाज के लिए विश्वास और सुरक्षा का आधार है। जब तक न्याय पारदर्शी नहीं होगा, समाज शांतिपूर्ण और सुरक्षित नहीं बन सकता। ये एक बहुत ही सशक्त निष्कर्ष है। एक ऐसी दुनिया जहां विज्ञान काम करे, मनोविज्ञान हमें फितरत समझने में मदद करे और न्याय प्रणाली हर नागरिक को भरोसा दिलाए। इस चर्चा ने अपराध और रिश्तों को देखने का नया नजरिया दिया है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है। कैसा सवाल? देखिए, आज हमने देखा कि कैसे फोरेंसिक साइंस और क्राइम सीन एनालिसिस के जरिए हम अपराधी की भौतिक यानी फिजिकल गलतियों को पकड़ सकते हैं, जैसे फिंगरप्रिंट या पसीना। हाँ, बिल्कुल। लेकिन क्या भविष्य में हमारा समाज, शिक्षा प्रणाली और मनोविज्ञान इतना विकसित हो सकता है कि वो इंसानी रिश्तों में होने वाली भावनात्मक गलतियों को अपराध में बदलने से पहले ही पहचान ले? मतलब अपराध होने से पहले ही उसे रोकना? हाँ, क्या हम भविष्य में इमोशनल फोरेंसिक्स जैसी कोई व्यवस्था बना पाएंगे जो दिलों के टूटने और गुस्से के उबलने के उन शुरुआती सुरागों को पकड़ ले? ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला और बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल है। भौतिक सबूतों से परे जाकर भावनात्मक सुरागों को पढ़ना। बिल्कुल। ये विचार आज के इस गहन विश्लेषण को एक नए मुकाम पर ले जाता है। हम चाहेंगे कि सुनने वाले सभी लोग इस सवाल पर विचार करें, अपने रिश्तों और खुद की भावनात्मक परिपक्वता को इस नए नजरिए से देखें। क्या हम अपराध को दिलों में पनपने से रोक सकते हैं? इसी गहरे विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि आशीष गुप्ता के रिसर्च पर आधारित ये चर्चा सुनने वालों के लिए ज्ञानवर्धक रही होगी और नए आयामों पर सोचने के लिए मजबूर किया होगा।
सुनते रहिए, सोचते रहिए और सुरक्षित रहिए। फिर मिलेंगे एक नए विषय की गहराइयों में।